किसी गांव में गोमती नाम की बूढ़ी औरत रहती थी। पहले गोमती लोगों के घर काम करके पैसे कमाती थी, लेकिन अब उम्र के बोझ से लाचार होकर उसे काम छोड़ना पड़ा। उसकी दो बेटियां हैं, शोभा और गौरी थी। गौरी सिलाई का काम करती थी और शोभा छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर घर चलाती थी। एक दिन गोमती ने शोभा से कहा, अरे शोभा बेटी, तुझे बताया था ना मेरी दवा खत्म हो गई है, शाम को लौटते वक्त लेती आना। शोभा बोली, माँ, महीने के आखिरी दिन में एक पैसा भी नहीं बचा है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। दिन में दवा, बाजार का खर्चा, मैं थक चुकी हूँ सब कुछ संभालते संभालते। गोमती बोली, क्या करूँ बेटी, खुद को कुछ कर नहीं सकती, इसलिए तुम लोगों पर ही निर्भर हूँ। मुझे भी अच्छा नहीं लगता हर बार तंग करना। शोभा बोली, सब कुछ मुझ पर ही क्यों, कभी गौरी से भी कुछ बोल सकती हो, वो भी सिलाई करके अच्छा कमाती है। गोमती ने कहा, कुछ दिन पहले ही उससे ही पैसे लिए थी, इसलिए अब उससे नहीं मांगूंगी। बार बार मांगने में मुझे शर्म आती है। शोभा बोली, दोबारा कहने में उस वक्त तो शर्म आती है, लेकिन मुझसे कुछ कहने में हिचक नहीं होती। सच कहूँ तो अब और नहीं झेला जाता मुझे। गोमती ने दुखी होते हुए कहा, कौन जाने मेरी बेटियां कितना संघर्ष करती हैं। जहां बाकी लड़कियां शादी करके अपना घर बसा रही हैं, वहां मेरी वजह से यह बोझ उठा रही हैं। तभी शोभा ने कहा, माँ, मैं अब और कोई पैसा नहीं दे सकती। गौरी आए तो उससे दवा के लिए पैसे मांग लेना। सब कुछ तुम्हारे और घर के पीछे लग जाए तो खुद के लिए क्या बचेगा। गोमती बोली, ठीक है बेटी, मैं गौरी से कहूँगी, तू अपने काम पर जा, ध्यान रखना। फिर शोभा चली जाती है। बूढ़ी गोमती खुद को अपनी बेटियों की जिंदगी पर बोझ की तरह महसूस करने लगती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दूसरी ओर गौरी पास के घर में अपने सिले हुए कपड़े देकर पैसे लेकर लौट रही थी और सोच रही थी, चलो आखिरकार कुछ पैसे आए, थोड़ा खुद के लिए रखूंगी, बाकी माँ को दे दूंगी। उसी गांव का एक गुंडा बिरजू उसे देख लेता है। सालों से बिरजू गौरी के पीछे पड़ा है कि उससे शादी करेगा, लेकिन गौरी उससे नफरत करती थी। गौरी को बिरजू ने आते हुए देखा तो कहने लगा, अरे वाह वाह, आज तो सुबह सुबह अपनी होने वाली धर्मपत्नी के दर्शन हो गए, चलो जरा मिलते हैं। बिरजू जैसे ही गौरी के सामने आता है, गौरी उससे डर के बोलने लगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बिरजू बोला, अरे यह गांव सिर्फ तुम्हारा है क्या, तुम घूम सकती हो तो मैं भी घूम सकता हूँ। गौरी ने कहा, मेरे रास्ते से हटो, क्यों बीच में खड़े हो। बिरजू बोला, अरे अरे, इतनी जल्दी भी क्या है, चलो थोड़ा हमसे भी बातें कर लो। गौरी ने कहा, देखो बिरजू, मुझे जाने दो, नहीं तो मैं शोर मचाकर लोगों को बुला लूँगी। ओहो, इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है, मैं बस बातें तो करना चाहता हूँ, वो भी अपनी होने वाली धर्मपत्नी से। कितनी बार कहूँ, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, मुझे तुमसे नफरत है। पसंद करो या ना करो, शादी तो मुझसे ही होगी, तुम्हारी डोली मैं ही उठाऊंगा। मैं मर जाऊंगी लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगी, रास्ता छोड़ो मेरा। गौरी डर के मारे रोती हुई वहां से भाग जाती है। बिरजू पीछे से जोर जोर से हंसता है। गौरी रोती हुई दौड़ कर घर आई। उसे इस हालत में देख गोमती घबरा गई। क्या हुआ बेटी, इस हालत में क्यों आई, किसी ने कुछ कहा क्या। गौरी रोते हुए गोमती से बिरजू की सारी बात बताई। माँ, अब तो घर से बाहर निकलने में भी डर लगता है। गोमती भी गौरी की बातें सुनकर चिंता में पड़ जाती है। इस बिरजू ने तो जीना मुश्किल कर दिया है, समझ में नहीं आता क्या चाहता है वो। माँ, मुझसे शादी करना चाहता है वो, कहता है कि मेरी शादी सिर्फ उसी से होगी। माँ, मैं मर जाऊंगी लेकिन उस गुंडे से शादी नहीं करूंगी। गोमती ने अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ उसकी गंदी मंशा कभी पूरी नहीं होगी। मैं जल्द ही तुम दोनों के लिए अच्छे लड़के ढूंढूंगी। लेकिन माँ, अगर हमारी शादी हो गई तो तुम कैसे अकेली रहोगी। बेटी, मैंने बहुत सोचा है, मेरी वजह से तुम लोग अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करो। यही सही वक्त है तुम्हारी शादी का। लेकिन माँ, बिरजू अगर शादी ना होने दे तो। मैं अभी जिंदा हूँ बेटी,
सब संभाल लूँगी। मैं तुम्हारे लिए राजकुमार जैसा लड़का ढूंढूंगी। अपनी बेटियों को जिम्मेदारी से मुक्त करने और समाज की बुरी नज़रों से बचाने के लिए गोमती उनके लिए अच्छे लड़के ढूंढने लगती है। शहर के मशहूर कपड़ा व्यापारी जगन्नाथ सेठ अपने बेटे माधव और कन्हैया के लिए योग्य लड़कियां ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें गौरी और शोभा की तस्वीरें मिली। उन्होंने शोभा को माधव के लिए और गौरी को कन्हैया के लिए पसंद किया। उसके बाद सेठ जगन्नाथ ने अपने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, हमने तुम दोनों के लिए दो लड़कियां ढूंढी हैं। देखो, ये रही उनकी तस्वीरें। जैसे ही माधव ने गौरी की तस्वीर देखी तो उसे वह बहुत पसंद आ गई और उसने गौरी से शादी की इच्छा जताई। जगन्नाथ सेठ ने कहा, गौरी छोटी है, इसलिए हमने उसे कन्हैया के लिए सोचा था, लेकिन अगर तुम्हें गौरी पसंद है तो कन्हैया से शोभा की बात कर लेंगे। क्या कहते हो कन्हैया? कन्हैया ने कहा, पिताजी, जैसा आपको उचित लगे, मुझे मंजूर है। जगन्नाथ सेठ ने कहा, हाँ तो ठीक है, फिर हम गोमती बहन और उसकी बेटियों को घर बुला लेते हैं। आगे की बात वही करेंगे। ठीक है। उधर गोमती ने भी शोभा और गौरी को माधव और कन्हैया की तस्वीर दिखाकर उनकी राय पूछती है। बड़े बेटे का नाम माधव है और छोटे का कन्हैया। दोनों ही अपने पिताजी का कारोबार संभालते हैं। गौरी ने कहा, माँ, जो भी तुम तय करोगी मुझे मंजूर है। शोभा बोली, कन्हैया ठीक ठाक दिखता है, गौरी के साथ अच्छा लगेगा, और अगर माँ को माधव पसंद है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। गोमती हंसती हुई बोली, गौरी की शादी कन्हैया से नहीं, माधव से होगी। शोभा बोली, लेकिन क्यों? मैं बड़ी हूँ तो माधव से मेरी शादी होनी चाहिए। गोमती ने कहा, हाँ, जगन्नाथ सेठ जी ने भी ऐसा ही सोचा था, लेकिन जैसे ही माधव ने तस्वीर देखी उसे गौरी पसंद आ गई, और शोभा, तुझे उन्होंने कन्हैया के लिए चुना है। शोभा बोली, यह क्या बात हुई? मैं बड़ी हूँ, मेरी शादी बड़े से होनी चाहिए। गौरी बोली, माँ, क्यों ना तुम माधव से दीदी की शादी की बात करो, मुझे कन्हैया से शादी करने में कोई परेशानी नहीं। गोमती बोली, नहीं बेटी, माधव ने गौरी को पसंद कर लिया है, जबरदस्ती कुछ करेंगे तो रिश्ता टूट जाएगा। शोभा चिढ़कर बोली, बचपन से गौरी ही सब कुछ ले जाती है, अब मेरी पसंद का लड़का भी उसे पसंद कर बैठा। वो मेरी बहन नहीं, बदकिस्मती है। फिर इसी तरह से गौरी, माधव और शोभा कन्हैया की शादी पक्की हो जाती है। लेकिन शोभा के मन में गौरी के प्रति नफरत उत्पन्न होने लगती है। वो मन ही मन ठान लेती है कि गौरी को वो चैन से जीने नहीं देगी। इधर बिरजू को जब पता चला कि गौरी की शादी माधव से तय हुई है तो वह बहुत गुस्से में आ गया और सीधा गौरी के घर पहुंचा और तोड़ फोड़ करने लगा। गोमती ने उसे रोकने की कोशिश की। ये क्या कर रहे हो तुम? रुको, मैं कह रही हूँ, रुको। बिरजू बोला, मैं सालों से कह रहा हूँ कि मैं गौरी से शादी करना चाहता हूँ, और तुमने बिना मुझसे पूछे किसी और से उसकी शादी कैसे तय कर दी है? गोमती ने कहा, गौरी तुमसे डरती है, वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती, उसने यह बात तुम्हें कई बार कही है। बिरजू बोला, उसे क्या पसंद है क्या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उसी से शादी करूँगा, और अगर वह मुझसे शादी नहीं करती तो मैं किसी और से उसकी शादी होने भी नहीं दूंगा। गोमती बोली, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कभी नहीं करूँगी। अब यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। बिरजू गुस्से से बोला, अरे जिसे बुलाना है बुला लो, मैं यहाँ से नहीं हिलने वाला। मैं भी देखता हूँ कि उसकी शादी होती कैसे है। गोमती ने कहा, अच्छा, तो अब तुम शांति से नहीं जाओगी, रुको, अभी बताती हूँ तुम्हें। गोमती घर के अंदर से एक धारदार छुरी लेकर भागती हुई बाहर आती है। बिरजू उसे देख डर जाता है। गोमती जोर जोर से चिल्लाने लगती है। आसपास के लोग जमा हो जाते हैं और बिरजू मार खाने के डर से वहां से भाग जाता है। 2 दिन बाद शादी का दिन था। घर में सब लोग मौजूद थे। शोभा और गौरी दुल्हन बनकर बैठी थी। तभी जगन्नाथ सेठ आए और गोमती से कहने लगे, समधन जी, ये कुछ गहने हैं, यह माधव की माँ के गहने हैं।
उनकी आखिरी इच्छा थी कि वह यह सारी चीज़ें दोनों बहुओं में बांट दी जाए। अब आप जाकर शोभा और गौरी को बराबर हिस्सों में बांट दो। गोमती ने कहा, ठीक है समधी जी। फिर गोमती गहने लेकर शोभा और गौरी के पास जाती है, लेकिन बांटते समय गौरी को एक जोड़ी झुमके और एक बड़ा हार ज्यादा दे देती है। यह देखकर शोभा बोली, माँ, ये क्या, तुमने बड़ा हार गौरी को दे दिया? गोमती बोली, धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। गौरी बड़ी बहू है, उसे थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा। तुम्हें भी एक हार मिला है, बस थोड़ा छोटा है। बड़ी बहू को बड़ा हार मिलना ही चाहिए। तभी गौरी ने कहा, माँ, मुझे छोटा हार पहनने में कोई दिक्कत नहीं। दीदी, तुम मेरा हार ले लो और अपना मुझे दे दो। गोमती गुस्से से बोली, ओफो, तुम लोग मुझसे ज़्यादा समझदार हो क्या? अगर समधी जी या माधव ने देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगे। शोभा, तुम्हें जो दिया गया है वही पहन लो। फिर बड़ी बहू होने के कारण गौरी को ज़्यादा सम्मान और अहमियत मिलने लगी, जिसे शोभा को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो अंदर ही अंदर गौरी से जलने लगी और उसका जीवन बर्बाद करने की योजना बनाने लगी। शादी बहुत धूमधाम से हुई। पूरा गांव शादी की बात कर रहा था। शादी के बाद माधव और गौरी बहुत खुश थे। माधव ने गौरी से पूछा, अच्छा गौरी, तुमने पढ़ाई कहाँ तक की है? गौरी ने कहा, जी घर की जिम्मेदारी इतनी ज़्यादा थी कि मैं और दीदी ज़्यादा पढ़ नहीं पाए। माधव बोला, अगर तुम्हें दोबारा पढ़ने का मौका मिले तो क्या करोगी? गौरी बोली, अगर मौका मिले तो मैं पूरी मेहनत से पढ़ाई करूंगी ताकि माँ का नाम रोशन कर सकूं। लेकिन अब इन बातों का क्या मतलब? माधव बोला, गौरी, तुम दोबारा पढ़ाई शुरू करोगी, मन लगाकर पढ़ोगी, तुम्हारी पहचान सिर्फ मेरी पत्नी के रूप में ही नहीं होगी। गौरी खुश होते हुए बोली, सच कह रहे हैं आप? मैं फिर से पढ़ाई कर सकती हूँ? माधव बोला, हाँ हाँ बिल्कुल, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। मैं कल ही जाकर सरकारी स्कूल में तुम्हारे दाखिले की बात करूँगा। गौरी बोली, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी तो नहीं थी, लेकिन दिल से पढ़ना चाहती थी। बाद में सिलाई करके कुछ पैसे कमाती थी ताकि माँ की मदद कर सकूं। माधव ने कहा, अब तुम पढ़ाई शुरू करो। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम बहुत आगे तक जाओगी। और माँ की चिंता मत करो, मैं उनकी देखभाल के लिए एक काम वाली को तय कर दिया है। वो सब काम देख लेगी। बस फिर क्या था, गौरी के दिल में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। उसे ऐसा ही जीवन साथी चाहिए था। माधव के सहयोग से उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह फिर से सपने देखने लगती है। जहाँ गौरी और माधव की जिंदगी खुशहाल चल रही थी, वहीं कन्हैया और शोभा की जिंदगी बिल्कुल उल्टी थी। कन्हैया शोभा से हमेशा अच्छा व्यवहार करता था, लेकिन शोभा हमेशा झगड़ा करने को तैयार रहती। शोभा हमेशा अपने पति को सुनाती रहती, इस घर में रहना तो मुश्किल है, ना आराम है ना शांति, दिन भर खटती हूँ और बदले में क्या मिलता है? कन्हैया ने कहा, क्या हुआ तुम्हें, फिर से इतनी नाराज क्यों हो? शोभा बोली, आपको तो कुछ नज़र ही नहीं आता। सुबह से शाम तक मैं कितना कुछ झेलती हूँ, आपसे शादी करके कोई सुख नहीं मिला। कन्हैया ने कहा, अरे ऐसे क्यों बोल रही हो, क्या हो गया है, किसी ने कुछ कहा है क्या? शोभा बोली, तुम क्या करोगी जानकर, तुम तो डरपोक हो। कन्हैया थोड़ा गुस्से से बोला, अरे बस, बहुत हो गया। मैं हमेशा तुमसे प्यार से बात करता हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मुझे इस तरह से जलील करती रहो, फालतू की बात करती हो। शोभा बोली, अगर हिम्मत है तो जाकर अपने बड़े भाई और उसकी बीवी से उलझो, सिर्फ मुझ पर चिल्ला सकते हो। मैं दिन भर काम करती हूँ, घर संभालती हूँ, और वो गौरी, वो आराम से पढ़ाई करती है, बस इसलिए क्योंकि वह माधव की पत्नी है। कन्हैया ने कहा, यह तुम्हारा वहम है। तुम और भाभी दोनों ही इस घर की बहुएं हो, दोनों का सम्मान बराबर है। शोभा ने फिर कहा, सच में? एक बार अपने आप को तो देखो, पिताजी सारे काम माधव को देते हैं और तुम उनके व्यापार में बस एक सहायक हो। जहाँ तुम्हारा कोई मान नहीं, वहाँ तुम्हारी बीबी को क्या मिलेगा?
शोभा की बातें कन्हैया के मन में गहरी चुभ जाती है। अब वो अपने भाई और पिता के प्रति जलन और नाराज़गी महसूस करने लगता है। सुबह सुबह शोभा रसोई में कन्हैया के लिए नाश्ता बनाने जाती है। तभी गौरी भी रसोई में आती है और कहती है, दीदी, आप थोड़ी देर में देवर जी के लिए नाश्ता बना देना, पहले मैं बना लूँ। शोभा बोली, क्यों? मैं पहले आई हूँ तो नाश्ता मैं बनाऊंगी, तुम बाद में करना। गौरी ने प्यार से कहा, दीदी समझिए ना, इनको जल्दी काम पर जाना है शहर से बाहर, और देवर जी तो घर में ही है ना। कन्हैया यह सारी बातें सुन रहा था। वो धीरे से गौरी के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, भाभी, अगर भैया शहर जा रहे हैं तो फिर तो मेरा कोई काम ही नहीं हो सकता। हमेशा उन्हीं का नाश्ता पहले बनेगा और मैं इंतज़ार करूँगा। गौरी ने कहा, नहीं देवर जी, मेरा वो मतलब नहीं है। आप तो घर पर हैं, इसलिए थोड़ी देर से भी नाश्ता हो जाए तो कोई परेशानी नहीं है। कन्हैया बोला, नहीं, मुझे अभी नाश्ता चाहिए। आज मेरा नाश्ता पहले बनेगा। अगर भैया इंतज़ार नहीं कर सकते हैं तो बाहर खा लें। शोभा, मेरा नाश्ता पहले बनाओ। यह रसोई किसी एक की ही नहीं है, समझ लो। कन्हैया के इस बदले हुए व्यवहार से गौरी बहुत दुखी होती है। शादी के बाद पहली बार कन्हैया ने उससे ऐसे गुस्से में बात की थी। गौरी चुपचाप सिर झुकाकर कमरे में आती है और माधव बिना उसे देखे बोलता है, मुझे तो लगा था तुम नाश्ता लेकर आई हो। खैर, अब समय नहीं बचा है, बहुत देर हो गई है, अब मैं जाता हूँ। गौरी बोली, नाश्ता बनाने देती तो ज़रूर बना लाती, लेकिन रसोई में घुसते ही मुझे अपमान सहना पड़ा। माधव बोला, क्या मतलब? किसने तुम्हें अपमानित किया? अरे किसकी इतनी हिम्मत हुई, बताओ मुझे। गौरी ने झूठी हंसी चेहरे पर लाकर कहा, कोई नहीं, आपको तो देर हो रही है, चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। गौरी, तुम बात घुमाओ मत, साफ साफ बताओ, किसने तुम्हें अपमानित किया? गौरी ने कहा, कुछ खास बात नहीं है, मैं नाश्ता बनाने गई थी। देवर जी चिल्लाकर बोले कि अब से उनका नाश्ता पहले बनेगा, और कहा रसोई किसी एक की नहीं है। माधव इतना सुनकर चौंक कर बोला, क्या? कन्हैया ने ऐसा बोला? गौरी, तुम सच कह रही हो? वो तो कभी ऐसी बात नहीं करता। गौरी बोली, हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। पहली बार उन्होंने इस तरह गुस्से में मुझसे बात की। पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। उसकी हिम्मत बहुत बढ़ गई है। रुको, आज मैं उसको सबक सिखाता हूँ। नहीं जी, छोड़िए ना, सुबह सुबह झगड़ा मत कीजिए। शायद दीदी से लड़ाई हो गई होगी, इसलिए गुस्से में है। आप जाइए, आपको देर हो रही है। तुम कह रही हो इसलिए जा रहा हूँ, वरना आज उसे दिखा ही देता। माधव काम के लिए शहर रवाना हो जाता है। गौरी कन्हैया के व्यवहार को याद कर दुखी होती है। फिर कुछ दिन बाद जगन्नाथ सेठ 10 बीघा ज़मीन खरीदकर उसका मालिकाना हक माधव के नाम कर देते हैं। यह बात जैसे ही शोभा को पता चलती है, वह कन्हैया को सब बता देती है। कन्हैया गुस्से में जगन्नाथ सेठ के पास जाता है और कहने लगता है, पिताजी, बचपन से आप जो कहते आए मैंने वही किया, कभी आपका विरोध नहीं किया, लेकिन आप मेरे साथ ऐसा करेंगे मैंने सोचा भी नहीं था। जगन्नाथ सेठ ने कहा, बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया? कन्हैया ने कहा, आपने हमेशा भैया को मुझसे ज़्यादा अहमियत दी है। शादी में उसकी पसंद माने, खाने में उसकी पसंद चलती है, पढ़ाई में उसकी पसंद। अरे मैं कहाँ हूँ, मेरा तो कुछ नहीं माना। जगन्नाथ जी ने कहा, यह क्या बकवास कर रहे हो कन्हैया? तुम दोनों मेरे लिए बराबर हो। कन्हैया ने थोड़ा तेज़ आवाज़ में कहा, फालतू की बातें मत कीजिए पिताजी, आपकी सारी बातें झूठी हैं, कोई बराबर नहीं है। व्यापार के हर बड़े फैसले में आप भैया की राय लेते हैं, उसे भेजते हैं, और मुझे बस एक साधारण सा सहायक बनाकर रखा है, किनारे में बैठा रहता है। जगन्नाथ जी ने कहा, क्योंकि बेटा, माधव तुमसे ज़्यादा समझदार है और बड़ा भी है। कन्हैया बोला, अच्छा, तो क्या बड़े होने से ही सारे फ़ायदे मिलेंगे? आपने 10 बीघा ज़मीन उसके नाम कर दी, मुझे क्या दिया? बस
बहुत हो गया पिताजी, मुझे अब मेरा हिस्सा चाहिए। अब आपको मेरा हक देना होगा, वरना मैं इस घर को जला दूंगा। जगन्नाथ जी पहली बार कन्हैया के ऐसे तेवर देख चौंक जाते हैं। वो यकीन नहीं कर पाते कि उनका सीधा बेटा उन्हें धमकी देकर चला गया। फिर कुछ दिनों बाद दुखी जगन्नाथ दो कागज लेकर माधव के पास आते हैं और कहते हैं, बेटा माधव, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। माधव बोला, पिताजी, आप इतनी रात को जाग रहे हैं, सब ठीक तो है ना? जगन्नाथ जी ने दुखी स्वर में कहा, बेटा, जिंदगी भर सारी जिम्मेदारी तुम्हें दी है, आज आखिरी एक जिम्मेदारी सौंपने आया हूँ। उम्मीद है कि तुम हमेशा की तरह इसे भी निभाओगे। माधव बोला, पिताजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अच्छा आप कहिए, करना क्या है? जगन्नाथ जी ने कहा, तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैंने बहुत कोशिश की कि तुम दोनों बेटों को खुशियाँ दूँ, लेकिन शायद पूरी तरह से सफल नहीं रहा। पिताजी, आप कैसी बात कर रहे हैं? आपके कारण ही तो हम आज इस मुकाम पर हैं। आपने हमारी हर ज़रूरत पूरी की है। बेटा, तुम तो मुझसे खुश हो, लेकिन तुम्हारा छोटा भाई शायद नहीं। उसे लगता है कि मैं उसकी फिक्र नहीं करता। फिर जगन्नाथ जी वो कागज़ माधव को दे देते हैं। इन कागज़ों पर मेरी सारी ज़मीन दोनों बेटों के नाम पर बराबर बटी है। अगर मैं ना रहूं तो तुम अपने भाई को उसका हिस्सा प्यार से दे देना, समझ गए? माधव बोला, पिताजी, आप ही सब कुछ हैं, आप खुद कन्हैया को समझा दीजिए ना। नहीं नहीं बेटा, वो मुझसे नाराज़ है। अब यह जिम्मेदारी तुम्हें देता हूँ, मुझे भरोसा है कि तुम संभाल लोगे। फिर जगन्नाथ जी माधव के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हैं और वहाँ से सोने चले जाते हैं। अपने छोटे बेटे के ऐसे बर्ताव को वो सहन ना कर पाए और उसी रात नींद में उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो जाती है। माधव अपने पिता की मृत्यु से टूट जाता है, लेकिन कन्हैया को ज़्यादा दुख ना हुआ। जगन्नाथ जी की मौत के बाद भी स्वार्थी शोभा कन्हैया को भड़काती रहती है। सुनो, देखो, जो डर था वही हुआ। तुम्हारे पिता सब कुछ तुम्हारे बड़े भाई को दे गए, अब हमें उसका नौकर बनकर रहना पड़ेगा। कन्हैया ने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे पिता ने मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। शोभा बोली, क्या तुम सच में उनके बेटे हो? कोई बाप ऐसा कैसे कर सकता है? कन्हैया ने कहा, चुप हो जाओ शोभा, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। शोभा बोली, अरे क्या समझना है, अब सारी जिंदगी तुम्हारे भाई भाभी मज़े करेंगे और हम देखते रह जाएंगे। नहीं शोभा, ऐसा नहीं होने दूंगा। हम उनके सामने झुकेंगे नहीं। अब तो वो गौरी भी रसोई पर कब्जा कर लेगी, रोज़ झगड़े करेगी, तुम्हें बेइज्जत करेगी। ये सारी बातें बाहर छिपकर खड़ा माधव सुन रहा था। शोभा बोली, कह रही हूँ, किसी तरह माधव से वो 10 बीघा ज़मीन छीन लो, फिर हम राज करेंगे। माधव सोचने लगा, छी छी छी, पिताजी को गए बस एक ही दिन हुआ है और यह लोग ज़मीन के पीछे पड़े हैं। कन्हैया को पिताजी के मरने का दुख ही नहीं है, बस लालच है, बस लालच। यह सब सोचते ही माधव को कन्हैया और शोभा से घृणा होने लगती है। वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद गौरी और माधव गोमती को घर बुलाते हैं। वहीं वो कन्हैया और शोभा भी रहते हैं। सबके सामने माधव ने कहा, कन्हैया, आज सारे हिसाब साफ करने हैं, इसलिए मैंने सबको बुलाया है। कन्हैया बोला, अच्छा, किस चीज़ का हिसाब? माधव बोला, पिताजी ने मरने से पहले मुझे कुछ जिम्मेदारियां दी थी, आज वह पूरी कर रहा हूँ। कन्हैया गुस्से से बोला, हाँ हाँ, पिताजी ने तो हमेशा से ही सब तुम्हें ही देते आए हैं, इसमें नया क्या है बताओ। माधव बोला, देखो भाई, आज तुम्हारा यह भ्रम टूट जाएगा और जो जहर तुम्हारे दिमाग में भर गया है वह भी साफ हो जाएगा। माधव अपने पिता के द्वारा दी गई ज़मीन के कागज़ कन्हैया को दिखाता है। यह देखो, यह ज़मीन 20 बीघा है, 10 तुम्हारी 10 मेरी। घर भी पिता ने हमारे नाम पर बराबर बांटा है। यह देख कन्हैया चौंक कर बोला, इसका मतलब मैं अब तक जो सोचता रहा वो सब गलत था? माधव बोला, हाँ, और पिताजी की मौत के बाद जो बातें मैंने तुम्हारी पत्नी से सुनी
उसके बाद मैंने तय किया, अब हम अलग रहेंगे। अलग घर, अलग व्यापार और अलग रसोई। अब कन्हैया और शोभा दो रसोई घर देखते हैं। माधव बोलता है, अब रोज झगड़े नहीं होंगे। यह रही तुम्हारी रसोई, यहीं से तुम अलग खाना बनाओगे और जल्द ही हम अलग घर भी बना लेंगे। यह सब सुनकर कन्हैया और शोभा को अपनी गलती का एहसास होता है। वो रोते हुए माफी मांगते हैं। कन्हैया कहने लगा, भैया, मैंने शोभा की बातों में आकर आपको गलत समझने लगा। आप और पिताजी मुझे नज़रअंदाज करते हैं, इसी गलतफहमी में मैंने बुरा बर्ताव किया। मुझे माफ़ कर दीजिए भैया। शोभा को भी अपनी गलती का एहसास होता है, वो भी माफ़ी मांगती है। लेकिन माधव कहता है, नहीं, आज तुम्हें गलती का एहसास हो रहा है और कल को फिर से तुम्हें शक होगा। इससे अच्छा यही होगा कि हम अलग ही रहें। तुम भी खुश रहो, हम भी खुश रहें। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।